हाइड्रोडायनामिक्स, है ना। अभी तक हमारा फ्लूइड जो है वो रेस्ट में था विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, द कंटेनर, है ना। जो कंटेनर में है उसके विथ रिस्पेक्ट टू वह रेस्ट में था, ठीक। अभी यहाँ पे फ्लूइड काय में आएगा, मोशन। तो फ्लूइड मोशन में कहाँ रहता है, रिवर। किसी पाइप में आप नल को ओपन करते हो तो क्या होता है, फ्लूइड मोशन में आता है। जैसे ही अपन क्लोज कर देते हैं तो फ्लूइड काय में आता है, आ जाता है रेस्ट। तो वो हाइड्रोस्टैटिक्स था, उसमें हम लोगों ने वेरिएशन ऑफ प्रेशर करा था, देखा था ये कि विथ डेप्थ प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है, विथ हाइट प्रेशर क्या होता है, कम होता है। अभी हमें हाइड्रोडायनामिक्स पढ़ना है, यानी यहाँ पर फ्लूइड का फ्लो, इसको समझ। तो हाइड्रोडायनामिक्स मीन्स व्हाट, स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड with respect to the surface, that is कंटेनर। जिस कंटेनर में उसको रखा है ना, उसके विथ रिस्पेक्ट टू फ्लूइड काय में रहेगा, फ्लो होगा, मोशन में रहेगा। समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको मैंने बताया था हाइड्रोस्टैटिक्स में कि अगर मैं एक कंटेनर में एक फ्लूइड को भरता हूँ और वह कंटेनर ए एक्सेलरेशन से मूव हो रहा है, तो फ्लूइड ऐसा होगा कि नहीं होगा, यस। और यहाँ पर इसका इंक्लाइनेशन विद द हॉरिजॉन्टल कितना होगा, tan थीटा इक्वल टू a/g। अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ कि ये कंटेनर है बेटा, ये कंटेनर है, इसके अंदर लिक्विड भरा और इसको हमने इस एक्सिस के अबाउट घुमाया ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो फ्लूइड कैसा रहेगा, ऐसा, ओके, फ्लूइड ऐसा रहे, करेक्ट। ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये सेकंड एग्जांपल है। अगर मैं थर्ड एग्जांपल ऐसा लेता हूं कि एक नल है, ओके, इसके अंदर ओपन कर दिया इसको, इसके अंदर से फ्लूइड जो है वो ऐसे गिर रहा है, ऊपर से पाइप से आ रहा है, ठीक है, आगे समझ। ये थर्ड एग्जांपल, ठीक है। उसके अलावा ये एक रिवर है, ओके, ये रिवर में लिक्विड जो है वो फ्लो हो रहा है। तो कौन सा फ्लूइड स्टैटिक्स में आ जाता है और कौन सा फ्लूइड डायनामिक्स में आता है। यहां पर कंटेनर इज मूविंग विद द एक्सेलरेशन a, हियर लिक्विड is at rest with respect to कंटेनर। ये क्या है, स्टैटिक है। यहां पर भी लिक्विड इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर, इट इज एट स्टैटिक। यहां पर डायनामिक्स है, डायनामिक्स है, यहां पर क्या है, डायनामिक्स। आया समझ में। जब एयर फ्लो होती है, एयर ब्लो होती है, ठीक है, और वहां पर लेयर्स ऑफ एयर जो है वो अलग अलग वेलोसिटी से ट्रैवल करते हैं, उसकी स्टडी करना, उसको हम बोलेंगे फ्लूइड डायनामिक्स। आया समझ में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिएगा कि एक कार है, ओके, ये कार स्टील एयर में मूव हो रही है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी भी, तब इसका मोशन क्या होता है, ये डायनामिक्स है। क्योंकि यहाँ पर जो एयर की लेयर कार के साथ कांटेक्ट में रहती है उसकी वेलोसिटी कार के बराबर हो जाती है, और जो एयर की लेयर दूर है उनकी वेलोसिटी क्या है, अनचेंज्ड। आया समझ। अगर एक कार जो है वो मूव हो रही है v वेलोसिटी से,
तो जो एयर कार के कांटेक्ट में आती है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कार के बराबर होगी। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे एयर, है ना, रिलेटिव टू कार हम दूर जाएंगे तो एयर की वेलोसिटी क्या होगी, अनचेंज रहेगी। तो यहाँ पर क्या आ गया, रिलेटिव मोशन आ गया इन बिटवीन द लेयर, चाहे वो एयर में हो, जैसे यहाँ पर एयर में हो, यहाँ पे रिवर है, तो रिवर में आप लोग एक बात देखते हो कि ये बॉटम है मान लीजिएगा रिवर का, है ना, तो बॉटम पर वेलोसिटी क्या होगी, ऑलमोस्ट जीरो होगी। ये टॉप मोस्ट लेयर की वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। आया समझ। तो ऐसे देखा जाता है तो ये बोलते हैं कि लिक्विड में शियर फोर्स नहीं लगता, लेकिन यहां पर टेंजेंशियल फोर्स जो है वो लगेगा, तभी जाकर ये फ्लो मेंटेन रहे, है ना। रिवर के अंदर आप लोगों को, अगर रिवर जितनी ज़्यादा डीप है उतनी ही हमें वो क्या मिलती है, दिखाई देती शांत। लेकिन उसके अंदर एयर, उसके अंदर लिक्विड जो है, वाटर जो है, वो इन द फॉर्म ऑफ लेयर फ्लो होता है। समझ में आए। तो यहाँ पर डायनामिक्स में क्या होता है कि लिक्विड की लेयर्स की वेलोसिटीज अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिएगा कि अगर मान लीजिएगा मैंने एक कंटेनर लिया बेटा, इस कंटेनर के अंदर मैंने लिक्विड भरा, आया समझ में, इस कंटेनर के अंदर मैंने लिक्विड भरा और इसको ऐसे 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 तेजी से स्टीर करके छोड़ दिया, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद रुक जाएगा। क्यों रुका, इट इज लाइक अगर मैंने यहां पर एक ब्लॉक लिया, उसको ग्राउंड पर छोड़ दिया, तो थोड़ी देर बाद वो ब्लॉक रुक जाता है। क्यों, ड्यू टू द फ्रिक्शन। वैसे यहां पर जो लिक्विड है ना बेटा, वो लेयर्स के फॉर्म में फ्लो होता है। जैसे जैसे हम अंदर की तरफ आते हैं, वेलोसिटी ऑफ द लेयर जो है, वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। आया समझ में। और वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, यहाँ पर जो कंटेनर की वॉल के साथ में कांटेक्ट वाली लेयर्स होंगी उनकी वेलोसिटी क्या होगी, ऑलमोस्ट जीरो। तो यहाँ पर जब लिक्विड, दो चीजें में रिलेटिव मोशन होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन आएगा। और यहाँ पर जब लिक्विड में रिलेटिव मोशन होगा तो उसके अंदर जो इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स आता है, जिसको हम बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स बोलते हैं, उसको विस्कस फोर्स बोलते हैं, विस्कस फोर्स, ये विस्कोसिटी कहलाती है। आया समझ में। तो व्हाट इज द फ्लूइड डायनामिक्स, स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ फ्लूइड विथ रेस्पेक्ट टू द कंटेनर। समझ में आया। अब ये फ्लूइड डायनामिक्स, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट नहीं था, ये सब क्या है, फ्लूइड डायनामिक्स है, जिसमें लेयर्स में क्या होता है, रिलेटिव मोशन आता है। ठीक है। इसमें हमें सबसे पहले सीखना पड़ता है, बहुत इजी पार्ट है, फ्लो ऑफ फ्लूइड, यानी लिक्विड किस तरह से बहता है। तो फ्लो ऑफ फ्लूइड में दो तरह के फ्लूइड का फ्लो आप लोगों को पढ़ाया जाता है। एक होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो, जिसको हम स्टेडी फ्लो बोलते हैं, और दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो। आया समझ। जैसे अगर आप किसी दिन जो है वो सुबह सुबह बाहर निकले और हवा एकदम मंद मंद बहती, हवा एकदम मंद मंद अच्छी लगती है वो, है ना, और उस हवा में आप देखते हो कि कोई ट्री जो है, वो ट्री की पत्तियां जो है ना, वो एकदम सारी एक जैसी इंक्लाइंड हो जाती। आया समझ। वो सारी की सारी पत्तियां जो है एक ही डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, लीन हो जाएगी, और मस्त वो भी मजा लेती, किसका, उस मंद मंद हवा का। तो वो क्या है, स्ट्रीमलाइन फ्लो। और टर्बुलेंट फ्लो कहाँ पर आ जाता है, अगर मान लीजिएगा कि बहुत तेजी से हवा बहने लग जाए, तो वो इधर भी जाती है उधर भी जाती है। आया ना समझ में। तो उस समय जो है वो ट्री की जो पत्तियां रहती है वो क्या होती है, तांडव करती है। समझ में आया। तो उसको हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है। आया समझ में। जैसे अगर एक कोई डीप वाटर है, किसी रिवर में फ्लो हो रहा है, तो वो क्या होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो। आया समझ में। किसी पाइप में पानी अगर बह रहा है तो वो क्या होगा, अगर कम स्पीड से बह रहा है तो वो क्या होगा, स्ट्रीमलाइन होगा। आया समझ में। अगर किसी पाइप में से, यहाँ से पाइप से लिक्विड बाहर निकल रहा है तो ये ऐसा जाता है नीचे, ये क्या होगा, स्ट्रीमलाइन होगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टैंक हाइट पर है और फ्लूइड की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो जैसे ही हम ओपन करते हैं ना, तो पानी जो है वो रैंडमली फ्लो होता है, वो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लो,
जैसे अगर रिवर जो है आगे जाकर नेरो हो जाती है तो वहां पर पानी क्या होगा, बहुत तेजी से बह जाता है। तो उस समय पानी जो है ना, उसका उसमें मॉलिक्यूल्स का मोशन क्या होता है, रैंडम होता है, उसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लो, वन इज द स्ट्रीमलाइन एंड सेकंड इज द टर्बुलेंट, है ना। जैसे अगर मान लीजिएगा कि आप मंदिर की लाइन में लगे हो, है ना, आया समझ में। तो मंदिर की लाइन में आप किसके साथ लगते हो, श्रद्धा भक्ति, है ना, के साथ में आप दर्शन करने के लिए जाते हो। तो वहां पर आप क्या करते हो, अपने आगे वाले पर्सन के पाथ का अनुसरण करते हो, है ना। आप फॉलो किसको करते हो, अपने प्रिसीडिंग पार्टिकल के पाथ, विदाउट एनी कोलिजन, आया समझ में। तो वहां पर हम लोग एक कंटिन्यूशन में एक पाथ को फॉलो करते हैं विदाउट एनी कोलिजन, कोलिजन नहीं होता है तो लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होती है। और वो फ्लो क्या होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। उसमें जैसे ये ऐसा ऐसा जाकर वो मंदिर के अंदर इंटर करते हैं तो वहां पर एकदम, है ना। लेकिन अगर मान लीजिएगा कि कुछ इस तरह से भगदड़ मच जाती है ना, कुछ ऐसा आ जाए कि ना दिन में अगर उस समय 11:55 हुए हैं और ऐसा बोला जाए कि आज 12 बजे जो भी भगवान के दर्शन करेगा उसका IIT में अंडर 1000 रैंक आ जाए, समझ में आए, तो क्या होगा, तुम अपने आप को रोक नहीं पाओ, है ना। 10 मिनट में IIT, है ना, भगवान के दर्शन करके, तो क्या होगा, फिर सब लोग जो है खटखट खटखट, कोई भी किधर भी किसी से भी टकरा कर, कि लोगों को पीछे कर, है ना, हम लोग आगे बढ़ेंगे और दर्शन करने के लिए पहुंच जाए, समझ में आए। ठीक है, ये 10 मिनट का काम नहीं है ना, चाहे भगवान भी आ जाए तो सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा जो अपने अभी के 300 दिन की मेहनत है उससे, है ना। उस समय आपका फ्लो क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट, आया समझ में। सब एक दूसरे से टकरा कर, है ना, इरेगुलर पाथ, कोई सकड़ी गली से निकलेगा, कोई नीचे पैरों से रेंग कर, कोई ऊपर दीवार के सहारे इधर उधर, है ना। सब विजुलाइज कर रहे हो अभी, उसके बजाय पढ़ाई का विजुलाइज करो कि मैं 2-2 3-3 घंटे के नॉन स्टॉप जो है दिन में 2-2 3-3 जो है वह सीटिंग करूंगा, तब जाकर मेरा सिलेक्शन होगा। और वो क्या होगा, इज्जत से होगा, अदरवाइज क्या होगा, जो मिलेगा वो ले लो, है ना। तेरा सिलेक्शन कहाँ हुआ भाई, तेरी रैंक है 4000, तो तेरे को क्या मिल रहा है 4000 की रैंक पे, ठीक है, तेरे को मिलेगा जो कोर IIT है वहाँ पे मुश्किल रहेगा, CS नहीं मिलेगा, तो ठीक है ले, या तो ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज़ करो। वो फिर बोलते क्या है, अरे मेरे को तो मैकेनिकली चाहिए था। और जिनकी 11,000 12,000 रैंक आती है वो क्या बोलता है, मेरे को तो सिविल ही चाहिए था, है ना। अब चाहिए कहाँ था, शुरुआत से तो ये सोचता था कि मेरे को CS मिल जाए, ठीक है। तो अभी मेहनत करने के दिन हैं, कर लो, है ना, नहीं तो फिर यही बोलना पड़ेगा कि मुझे तो यही चाहिए था। अब फ्लो ऑफ फ्लूइड में दो तरह के फ्लो हैं, एक है स्ट्रीमलाइन फ्लो, या इसको बोलते हैं स्टडी फ्लो, और दूसरा है टर्बुलेंट फ्लो। तो पहले हम स्ट्रीमलाइन फ्लो को समझ लेते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो को समझ लेते हैं। इसका एक एग्जांपल देके बताता हूँ, बहुत इजी पार्ट है ना। हमने यहाँ पर एक पाइप लिया, गॉट इट। ये पाइप का एरिया क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है, यानी आगे जाकर कम हो रहा है। इसके अंदर एक लिक्विड बह रहा है, इसके अंदर एक लिक्विड बह रहा है, और ये लिक्विड जो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो में है बेटा। समझ गए। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होगा, प्रॉपर मैनर्स में होगा, है ना। जैसे ये भगवान के दर्शन के जाने की एक लाइन है, दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, सब अपनी तरह से बढ़ती जाएंगी।
है ना। तो यहां पर each particle follows the path of its preceding पार्टिकल, है ना। अब सुनिए, अगर मैं यहाँ पर एक पार्टिकल 1 लेता हूँ, दूसरा पार्टिकल 2 है, तीसरा पार्टिकल 3 है, चौथा पार्टिकल 4, समझ में है। अगर ये इस 1 पॉइंट से जितने भी पार्टिकल्स पास होंगे वो सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पर v1 होगी। जो भी पार्टिकल सेकंड पॉइंट से पास होगा उनकी वेलोसिटी क्या होगी, v2 होगी। जो भी पार्टिकल थर्ड पॉइंट से पास होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v3 होगी। जो भी पार्टिकल फोर्थ पॉइंट से पास होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v4, है ना। तो ईच पार्टिकल फॉलोज द पाथ ऑफ इट्स प्रीसीडिंग पार्टिकल विदाउट एनी कोलिजन। इसमें कोई टक्कर नहीं होती, आगे वाले से टकराते नहीं। आया समझ। आप अनुसरण करते हैं अपने आगे वाले पार्टिकल के पाथ, है ना। बात नंबर 1। बात नंबर 2 कि वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल्स एट ए गिवन पॉइंट इज सेम। सभी पार्टिकल्स अगर किसी गिवन पॉइंट से पास होते हैं तो उनकी वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल may be different at different points। जैसे अगर एक पार्टिकल ये 1 वाला है, जब ये आगे जाएगा तो 2 पे जाएगा, तो 2 पर जाने पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2। जब ये पार्टिकल 3 पॉइंट पर पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v3। आया समझ। तो वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट डिफरेंट पॉइंट मे बी डिफरेंट। समझ में, सेम भी हो सकती है। जैसे 1 से आगे यहाँ पर अगर कोई पॉइंट ले लेंगे, मान लीजिएगा वो 5th पॉइंट है, तो वहां पर अगर सेम रहेगी तो सेम रहेगी, यानी कि 2 पॉइंट पर वेलोसिटी सेम हो सकती है बेटा। आया ना समझ। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल में भी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, है ना। चौथा है कि यहाँ पर जो ये लेयर्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन्स कहते हैं। इनको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रीम लाइन। तो स्ट्रीम लाइन्स में बी स्ट्रेट लाइन और कर्व। स्ट्रीम लाइन्स का शेप क्या आता है, स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है या फिर कर्व में भी हो। 5th है टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन streamline gives direction of motion of particle at that point। जैसे v1 वेक्टर ये क्या है, टेंजेंट है। जैसे v2 वेक्टर ये क्या है, टेंजेंट जो है ना वो क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन देता है, यानी वेलोसिटी को देता है। डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन म्हणजे वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। 6th पॉइंट है टू स्ट्रीम लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 लाइनें एक दूसरे को काटती नहीं, समझे। 2 लाइनें एक दूसरे को काटती नहीं है। जैसे अगर मान लीजिएगा ये 2 स्ट्रीम लाइन्स हैं,
ये स्ट्रीम लाइन 1 है और ये 2। यहाँ पर अगर इस पॉइंट पर टेंजेंट v1 वेक्टर को बताएगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट v2 वेक्टर को बताएगा। तो अगर मैंने इसको प्रूव करा तो लेट दे इंटरसेक्ट, इसको प्रूव करा, मान लिया कि काट रही है तो दोस्त क्या आएगा, 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन, 2 टेंजेंट को ड्रॉन कर सकते हैं, मीन्स 2 डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल, है ना बेटा। हम एक चौराहे पर आकर ये सोच सकते हैं कि इधर जाएं या इधर जाएं, पार्टिकल की एक फिक्स डायरेक्शन होती है, वो कंफ्यूज नहीं होता कि आईआईटी करूँ कि एमएसटी सीईटी करूँ, है ना, कि पढ़ाई करूँ कि किसी के पीछे पढ़ूँ, है ना, आया समझ में। यहाँ पर हमें कंफ्यूजन नहीं होता, है ना। तो पहली बात तो 2 लाइंस कट ही नहीं करती है, और कट नहीं करती इसका मतलब क्या है, विच इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है, इसका मतलब 2 लाइंस कटेगी नहीं, 2 लाइंस कटेगी नहीं, आया समझ में बेटा। तो यहां पर स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है, इसमें क्या चीजें होती हैं, वेलोसिटी एट ए पॉइंट क्या होती है, कांस्टेंट होती है, डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है एट ए पॉइंट। तो इन स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, डी वी वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू क्या होता है, 0, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट, डी रो अपॉन डी टी इक्वल टू 0, यानी डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, डेंसिटी इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, और प्रेशर भी कांस्टेंट होता है, एंड P also कांस्टेंट, डेंसिटी, वेलोसिटी और प्रेशर, ये तीनों क्या होते हैं, किसी पॉइंट पर कांस्टेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब यार ये सब जो चीजें हैं ना जो मैंने बताई है, दिस मे बी इन कंसेप्चुअल प्रॉब्लम इन ऑब्जेक्टिव, आया समझ में। नीट में आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस कि जिसमें आपसे स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में पूछा जा सकता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होगा, जैसे मंद मंद जब हवा बहती है ना, तो वो क्या होता है, एयर का स्ट्रीमलाइन फ्लो। रिवर बहुत गहरी है और उसमें पानी बहता है, तो वो क्या है, स्ट्रीमलाइन। और अगर तूफान आ गया तो टर्बुलेंट, अगर बाढ़ आ गई तो टर्बुलेंट। मंदिर की लाइन में अगर हम श्रद्धा भक्ति के साथ में मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो वो क्या है, स्ट्रीमलाइन। लेकिन पर्सन्स का नहीं होता, हाँ बेटा, नहीं तो तुमको लगेगा कि फ्लूइड का होता। वी आर नॉट, हम लोग मिलकर फ्लूइड नहीं बनाते, क्योंकि हमारे बीच में बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं होती, आया समझ। लिक्विड जो है ना, उसमें लिक्विड के बीच में प्यार ज़्यादा अच्छा होता है, यहाँ पे भाई बहनों के बीच में भी प्यार अच्छा नहीं रहता, ठीक है, आ गया समझ। तो कुल मिलाकर ये था स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब क्या आता है, टर्बुलेंट फ्लो। क्या आता है मित्र, टर्बुलेंट फ्लो। क्या आता है दोस्त, टर्बुलेंट फ्लो, है ना, टर्बुलेंट फ्लो, है ना। जैसे अगर पानी एक बकेट में है और उसको तुम कैसे भी स्टीर कर लो, ऐसे ऐसे, है ना, तो क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा, है ना। तो पानी पी रही है, उसके बाद में तो उसको ऐसे ऐसे हिला दे तो क्या होगी, टर्बुलेंट फ्लो होगा। रिवर जो है वो एक जगह से एकदम नेरो हो गई तो वहां पर क्या होगा, फ्लो की वेलोसिटी इतनी बढ़ जाएगी कि टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। तो जब फ्लो की वेलोसिटी, जैसे एयर अच्छी मंद मंद बहने के बजाय कहीं पे प्रेशर में इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ गया कि एयर बहुत तेजी से बहने लग गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एयर का टर्बुलेंट फ्लो। उसमें पेड़ जो है वो ऐसे ऐसे हिलते, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, तो वो टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो सिंपल है ना। इन दिस फ्लो
मोशन ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स इज irregular, zigzag, random, disorder, है ना। इस फ्लो में क्या होता है, मोशन ऑफ द पार्टिकल इरेग्युलर, जिगजैग, रैंडम, डिसऑर्डर होता है। समझ में है ना। इट occurs when velocity of flow becomes more than critical velocity। अगर फ्लो की वेलोसिटी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से कम है तो वो क्या है, स्ट्रीमलाइन है। उससे ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, टर्बुलेंट, है ना। अगर तांडव आ जाता है हवा में तो वो क्या हो जाता है, टर्बुलेंट। इसमें क्या होता है, इरेगुलर, जिगजैग। जैसे अगर मंदिर में तुमको पता पड़ गया कि 12 बजे साईं बाबा जो है वो क्या करेंगे, आपको आशीर्वाद दे देंगे। आया समझ में। तो वो नहीं है ताकत, आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए। ठीक, तो कुल मिलाकर आशीर्वाद तब फलता है जब हम मेहनत करते हैं। ठीक है, और मेहनती लोगों को ही आशीर्वाद मिलता है। ठीक है, समझ गया। तो कुल मिलाकर आपको क्या होगा कि जब फ्लो की वेलोसिटी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ज़्यादा होती है तो वो टर्बुलेंट होता है, उसके बिलो क्या होती है, और उस पर आती है तो अनसर्टन रहता है, स्टिल या टर्बुलेंट। ठीक है, गॉट इट, समझ में आया। ठीक है, तो इसमें पार्टिकल्स का मोशन क्या होता है, जिगजैग। कोई इधर जा रहा होता है, कोई इधर जा रहा होता है। यहाँ पर क्या होता है कि साले ये सब पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड भी होते हैं विथ कोलिजन। इसमें कोलिजन भी होता रहता है, टकराते भी रहते हैं। आया ना समझ में। ओके, तो वैभव यहाँ पे आगे बढ़ेगा, बोले हाँ, है ना, मैं आ रहा हूँ, तो आजू बाजू वाले तो ऐसे ही पिचक जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, अब इसमें एक और नंबर आता है, एक और नंबर आता है जो कि ये डिसाइड करता है कि फ्लो क्या है ना। तो एग्जैक्टली ये नंबर जो है मैं बाद में भी सिखा सकता हूँ, अभी भी सिखा सकता हूँ, क्योंकि मैंने बोल दिया तो अभी मैं सिखा देता हूँ। एंड दैट नंबर इज रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर ये क्या है, एक नंबर है। ये क्या है, यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, एंड इट डिसाइड द फ्लो ऑफ फ्लूइड। ये फ्लूइड के फ्लो को डिसाइड करता है कि वो क्या है। तो रेनॉल्ड्स नंबर को हम अगर एन से बताते हैं तो एन इक्वल टू आता है आर वी रो अपॉन ईटा। ये इसीलिए मैं अभी नहीं बताता हूँ, बाद में बताता हूँ, लेकिन अभी मैंने बोल दिया सो बोल दिया, है ना। जब किसी पाइप में, ये पाइप है, इसमें लिक्विड फ्लो हो रहा है। इस पाइप की रेडियस क्या है, आर है। फ्लो की वेलोसिटी क्या है, वी है ना। लिक्विड की डेंसिटी क्या है, रो है। और ईटा जो है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ओके दोस्त। तो ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो रेडियस ऑफ द पाइप जिसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है, आर है। वी इज द फ्लो की वेलोसिटी, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एंड ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, है ना। तो ये जो नंबर आता है, अगर ये नंबर लेगा जब डेंसिटी कम और ईटा ज़्यादा होगा, है ना, है ना। अगर रो कम होगा और ईटा ज़्यादा होगा तो फ्लो
मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रीमलाइन हो, यानी कि स्ट्रीमलाइन की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड क्या हो, कम हो, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या हो, ज़्यादा हो, तो फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइंड रहेगा। समझ में है? तो ये था आपका फ्लो ऑफ फ्लूइड फिनिश। इस पे कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं है। पहली बार ये नंबर पे आ सकते हैं तो सिंपल से फॉर्मूले पर है ना। आपको वैल्यू दे देंगे और पूछेंगे तो निकालो, तो तुमको कैलकुलेशन ही करना है, आर वी रो अपॉन ईटा। समझा? आया समझ में? सीता और गीता, ठीक है। अब उसके बाद में आता है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी में शुरू कर रहा हूं, आप जब तक इसको कॉपी तो मैं यहां पर क्या करता हूं, 3 अलग अलग लिक्विड्स लेता हूं, है ना, और इन लिक्विड्स को किसी कंटेनर में रखकर स्टीर करके छोड़ देता हूं। एक कंटेनर में क्या है, ग्लास, एक ग्लास के कंटेनर में क्या है, वाटर है, दूसरे कंटेनर में ग्लिसरीन है, तीसरे कंटेनर में डाबर का हनी, और तीनों को सेम एंगुलर वेलोसिटी से घुमाकर हमने छोड़ डाला। तो सबसे पहले कौन रुकेगा, डाबर चा हनी, और फिर उसके बाद में ग्लिसरीन, और सबसे आखिरी में ये। तो रुकता क्यों है ऑब्जेक्ट, क्यों? क्योंकि फ्लूइड की लेयर्स में क्या होता है, रिलेटिव मोशन, है ना। लिक्विड फ्लोस इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। लिक्विड जो है वो किसके फॉर्म में फ्लो होता है, लेयर्स के फॉर्म। जो लेयर की वेलोसिटी ज़्यादा है और उसके पास वाली लेयर की वेलोसिटी कम है, तो क्या होगा कि जो लेयर की वेलोसिटी ज़्यादा है वो कम वाली लेयर को एक्सेलरेटेड करेगी, और जो लेयर की वेलोसिटी कम है वो उसके साथ वाली जो ज़्यादा लेयर वाली लेयर है उसको क्या करेगी, रिटार्ड करेगी। तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है, इंटरनल फोर्स आ जाता है ना। जैसे ये लिक्विड लेयर्स की फॉर्म में फ्लो हो रहा है, ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर, इस लेयर की वेलोसिटी है v, इस लेयर की वेलोसिटी है v प्लस डेल्टा v। तो यहाँ पर इस लेयर के मॉलिक्यूल और इस लेयर के मॉलिक्यूल जो कि एक दूसरे के बहुत पास पास में हैं, उनके बीच में इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पर है, यहाँ पर ड्यू टू रिलेटिव मोशन, ड्यू टू रिलेटिव मोशन इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल चेंजेस, है ना। देयरफॉर इंटरनल ड्रैगिंग फोर्स comes into play between layers। इसलिए लेयर्स के बीच में क्या होगा, एक इंटरनल ड्रैगिंग फोर्स, है ना, इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होने लग जाता है। सुनिए, ये वाली लेयर की वेलोसिटी कम है, इसकी लेयर की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो इस पर क्या लगेगा, एक विस्कस फोर्स इधर लगेगा, और इस पर एक विस्कस फोर्स क्या लगेगा, इधर। ये फोर्स क्या कहलाता है, विस्कस फोर्स और बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स और इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स, इसको बोलते हैं। समझा?
ये एफ वी इज नोन एज इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, और इन शॉर्ट विस्कस फोर्स। गॉट इट? तो इन्हीं फोर्स के कारण इस लेयर की वेलोसिटी बढ़ेगी और ये कम होगी, यानी दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन क्या होगा, कम करने की कोशिश करेंगे, और कम करने की कोशिश होने के कारण वो लेयर क्या, लिक्विड क्या होगा, रुक जाएगा। समझ में आया? तो कुल मिलाकर बेटा विस्कोसिटी जो है वो मुझे समझाना था अभी कंसेप्चुअली। तो विस्कोसिटी किसके कारण अराइज होता है? विस्कोसिटी क्यों अराइज होता है? ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर फोर्स के कारण, या फिर एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम के कारण। एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम के कारण किस में आता है? गैसेस में। और मॉलिक्यूलर फोर्स के कारण किसके अंदर आता है? लिक्विड्स में। तो यहां पर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव बनता है, द कॉज ऑफ विस्कोसिटी इज व्हाट? मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इन द केस ऑफ लिक्विड्स, एंड इन द केस ऑफ गैसेस एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम। ये मैं अभी आपको समझाऊंगा गैसेस का। गैसेस में किसके कारण है? एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम। इतना तो समझ में आया। तो अभी तक मैंने समझाया क्या? मैंने आपको ये समझाया कि जब कोई लिक्विड जो है वह लेयर्स के फॉर्म में फ्लो होता है और लेयर्स में रिलेटिव मोशन है, तो उसमें लिक्विड की लेयर्स के बीच में एक इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स आ जाता है, या बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स आ जाता है, या विस्कस फोर्स आ जाता है, जो कि उनके बीच में रिलेटिव मोशन को क्या करता है? कम करता है। इस प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी कहते हैं, है ना? आया समझ में? तो लिख लीजिएगा यहां पे डेफिनेशन। व्हेन फ्लूइड flows in the form of layers, है ना, then backward dragging force internal frictional force और viscous force comes into play between layers, which tries to destroy relative motion between them, which tries to destroy the relative motion between them. This phenomena is known as viscosity, है ना? This phenomena is known as viscosity. समझ में आया? तो यहां पर मैंने जो आपको बताया वो ये एक पार्ट है। ओके, सबसे पहले ये, फिर ये, फिर यह, फिर यह, फिर यह, एंड द लास्ट इज दिस। ओके, ये मेरा सीक्वेंस था 1 2 3 4 5। अब हम विस्कस फोर्स को डिटरमाइन करेंगे, और विस्कस फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए किसने काम किया था? न्यूटन ने, है ना? तो न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर विस्कस
फोर्स, न्यूटन फॉर्मूला फॉर द विस्कस फोर्स। अच्छे से समझोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा बेटा। लेट अस कंसीडर फ्लो ऑफ वाटर इन अ रिवर, है ना। हम लोग क्या सपोज करते हैं कि एक रिवर में फ्लो ऑफ वाटर, ठीक। अब जब ये रिवर में फ्लो ऑफ वाटर है ना बेटा, द टॉप मोस्ट लेयर, the topmost layer is moving with maximum velocity। topmost layer की velocity क्या है? maximum। and bottommost layer has velocity almost 0। तो यहाँ की वेलोसिटी क्या है? ऑलमोस्ट 0। टॉप मोस्ट लेयर की वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होगी? कम होती जाएगी। हैंस लिक्विड फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, ठीक है। लिक्विड लेयर्स के फॉर्म में फ्लो हो रहा है। इसमें अगर मैं 3 लेयर को डिसाइड करता हूं, करेक्ट, सपोज करता हूं 3 लेयर्स को, ये एक लेयर हो गई, दिस, आवाज मत करिए, ये दूसरी लेयर हो गई, ये तीसरी लेयर। ये लेयर की वेलोसिटी v है, इस लेयर की वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v है, इस लेयर की वेलोसिटी v माइनस डेल्टा v। ये लेयर है a b c, है ना। तो यहां पर b लेयर ट्राइज टू एक्सेलरेट लेयर a and C layer tries to retard layer A। आया समझ? यानी कि इन दोनों लेयर्स के बीच में C और इसमें C लेयर क्या कर रही है? इसको रिटार्ड करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर ये फ्रिक्शन विस्कस फोर्स इधर लग रहा है और यहाँ पे विस्कस फोर्स कहाँ लग रहा है? इधर। वैसे ही A और B के बीच में A को ये रिटार्ड कर रहा है और A को B को A रिटार्ड कर रहा है और A को B एक्सेलरेट कर, समझ में? इसके साथ साथ में अगर मैं ये सपोज करता हूं कि इसकी बॉटम से हाइट y है, इसकी बॉटम से हाइट y माइनस डेल्टा y है, इसकी बॉटम से हाइट y प्लस डेल्टा y, आया समझ? तो यहां पर क्या हो रहा है? लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन आ रहा है। जैसा फ्रिक्शन का कॉज क्या था? मॉलिक्यूलर फोर्स था ना, वैसे यहाँ पे लेयर्स के बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस चेंज होने के कारण क्या आ रहा है? ये विस्कस फोर्स आ रहा है। तो यहाँ पर जो चीज आती है, एक चीज आती है, उसका नाम दिया जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। यानी विथ हाइट वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। जैसे v प्लस डेल्टा v वेलोसिटी हो गई माइनस v अपॉन क्या आया? y प्लस डेल्टा y माइनस y, यानी क्या आया? डेल्टा v अपॉन डेल्टा y। इसको क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ग्रेडियंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। समझ में आया? अब यहां पर
viscous force Fv depends upon Fv is proportional to A, यानी क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ layers. A is what? Area of cross section of layers which is in contact, है ना. ये है, देखो इसमें स्पेशल पॉइंट ये है कि सॉलिड फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, लेकिन लिक्विड फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करता है एरिया. सॉलिड फ्रिक्शन में हम लोग बोलते हैं एक्चुअल एरिया पे डिपेंड करता है, अपेरेंट एरिया पे नहीं. और वो एक्चुअल एरिया निकालना हमारे लिए क्या होता है, डिफिकल्ट होता है. लेकिन लिक्विड में ये जो फ्रिक्शन है, या सॉलिड्स में, गैसेस में जो फ्रिक्शन है, सॉरी फ्लूइड में जो फ्रिक्शन है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द लेयर्स इन कॉन्टैक्ट. समझ में आया. दूसरा, एफ वी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई, यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट. एंड थर्ड है एफ वी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ फ्लूइड. तो एफ वी इज इक्वल टू आता है ए इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई, तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन बताएंगे तो एक ईटा आता है माइनस का. नेगेटिव साइन ये बताता है कि यह क्या करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है. तो ईटा को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. और ईटा के लिए क्या फॉर्मूला होगा, इट इज माइनस ऑफ विस्कस फोर्स अपॉन ए इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई. समझ में आया. तो अगर मेरे को सुनिए, अगर मुझे इस लेयर को इस डायरेक्शन में v प्लस डेल्टा वी वेलोसिटी से मेंटेन करना है, चलाए रखना है, तो उसके लिए मुझे इस डायरेक्शन में कांस्टेंट फोर्स लगाना पड़ेगा. और कांस्टेंट फोर्स किसके बराबर होगा, वो एफ वी के बराबर. समझ में आया. तो एफ वी की वैल्यू निकालना है तो माइनस ऑफ ईटा इंटू ए इंटू डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई आया. यहाँ पर ईटा के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, या यूनिट क्या होगी, इसके लिए फोर्स है न्यूटन. न्यूटन यानी क्या आएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन एरिया मीटर स्क्वायर. चेंज इन वेलोसिटी मीटर पर सेकंड अपॉन मीटर, मीटर से मीटर गया, एक और गया, सेकंड सेकंड डिवाइड में है, तो ईटा इज इक्वल टू क्या आ गया, केजी पर मीटर इंटू सेकंड. एक सेकंड से सेकंड का जाएगा, केजी पर मीटर इंटू सेकंड. और ये इसकी यूनिट जो है वो पॉइस के बराबर. ये पॉइजली करके साइंटिस्ट ना उसने निकाला, तो पॉइजली जो है बड़ा नाम हो जाता. ओके, तो पॉइस कर दिया उसका, जूली को, है ना, घुमा दिया. समझ में आया. तो ये ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या आती है, वन पॉइज, है ना, वन पॉइज होती है, वो केजी पर मीटर पर सेकंड. ठीक है. इसमें जो क्वेश्चंस की क्वालिटी आती है वो क्वालिटी बड़ी सिंपल है, वो क्वालिटी बड़ी सिंपल है. जैसे यहां से यहां तक की डिस्टेंस दे देंगे वो y, ये क्या बोलेंगे, वो बॉटम है ना. यहां पर वो बताएंगे कि दोस्त यहां पर एक प्लेट है, इस प्लेट की ये B है और ये C है. ओके. और इसको हमें v वेलोसिटी से मूव कराना है, इसको हमें v वेलोसिटी से मूव कराना है. लिक्विड की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, ईटा है ना. तो क्वेश्चन आता है, फाइंड द फोर्स नीडेड टू मूव प्लेट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी.
इस प्लेट को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए कितना फोर्स लगेगा। अब सुन, इस लेयर की वेलोसिटी कितनी है, v है। यहाँ से यहाँ तक जाने पर लेयर्स की वेलोसिटीज क्या हो गई है, कम होती जाती है, और इस लेयर की वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे होगा, सॉल्यूशन होगा, आप निकालोगे क्या बेटा, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट यानी v वेलोसिटी से 0 वेलोसिटी हो गई, यानी कितना, v माइनस 0 अपॉन y माइनस 0, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट। एरिया कितना आएगा, b इंटू सी। एफ वी किसके बराबर होता है, माइनस ईटा ए इंटू डी वी अपॉन डी एक्स या डी वाई। तो एफ वी इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ईटा ए की जगह बी सी इंटू वी बाय वाई। दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर, समझ में है। तो इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चन जो है ना वो आते हैं, आया समझ में, कि कहीं पर किसी लिक्विड की टॉप मोस्ट सरफेस पर अगर एक ये दी है, प्लेट दी है ना, इस प्लेट को अपने को मूव करवाना है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसके लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, समझ में है। अब ऐसा एक और क्वेश्चन जो है वो मैं बना के देता हूं आपको, है ना। ये एक लॉन्ग पाइप है, इस पाइप की रेडियस है r, इस पाइप की रेडियस क्या है, r है ना। इसके अंदर ये एक पिस्टन है, इसके अंदर एक पिस्टन, ओके। इसकी रेडियस है स्मॉल r, इसकी लेंथ है l, समझो। और रेस्ट ऑफ दी जगह क्या भरा हुआ है, ये ऑयल है, और ऑयल की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना दिया है, ईटा। ऑयल का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया हुआ ईटा। ये काय में है, रेस्ट में, लिक्विड ऑयल। आपको फाइंड करना है फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव piston with constant velocity v। इस पिस्टन को कांस्टेंट वेलोसिटी v से ले जाने के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, वो निकालें। इस पिस्टन को कांस्टेंट वेलोसिटी v से ले जाने के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, ये आपको निकालना, समझ गए। देखिए, इसको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना बेटा। सुनिए, इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है, v, और यहाँ से यहाँ पर जाने पर यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, 0। और इन दोनों के बीच की ये गैप जो है वो गैप कितने की है, r माइनस r, समझा बेटा। इस लेयर की वेलोसिटी v है, यहाँ से यहाँ पर आने पर वेलोसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। इसकी गैप की लेंथ कितनी है, r माइनस। तो यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना आया, वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हुई फ्रॉम v टू 0 इन गैप
कितना r माइनस r। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना हुआ v माइनस 0 अपॉन r माइनस। समझो, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट हुआ। आपको फोर्स निकालना है। ये जो फोर्स लगेगा वो कहां पे लगेगा, पूरी की पूरी कर्व सरफेस। Fv will act on surface of area 2 pi r l। अरे भाई पहले वो लेयर जो थे ना वो प्लेट थी, है ना, उसको मूव करा रहे थे। अभी यहाँ पर ये पूरा पिस्टन को मूव करा रहे हैं, तो पिस्टन की कर्व सरफेस के एरिया पर टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है। यहाँ पर ये फोर्स कैसा है, विस्कस फोर्स इज व्हाट, शेयरिंग फोर्स। आया समझ में? शेयरिंग जो है वो सॉलिड्स में ही होता है, लेकिन यहाँ पे लिक्विड्स में भी आता है। हमने इस इलास्टिसिटी में पढ़ा था शेयरिंग कहाँ पे होता है, सॉलिड्स में, क्योंकि वहाँ पे शेयर मॉडुलस कहाँ पर आया था, याद है? अब Fv इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ईटा ए इंटू डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई। ईटा माइनस साइन जो है वो सिर्फ मोशन को का अपोजिट बताता है। ए इज व्हाट 2 पाई आर ए, डेल्टा वी इज व्हाट v अपॉन r माइनस आर। दिस इज योर आंसर। तो यही आंसर है आपका कि उसको, इस पिस्टन को इसके अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जाने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा, एक कांस्टेंट, वो किसके बराबर होगा, ईटा इंटू 2 पाई आर एल इंटू वी अपॉन r माइनस आर। आया समझ?